शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का ऐसा उपन्यास है जिसका नायक शेखर एक बार आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता, यानी कि पाठक की चेतना में बना रहता है। और यही इस उपन्यास की खूबसूरती है। हम पाते हैं कि उपन्यास का नायक शेखर जितनी आंतरिक संघर्षों से गुजरता है उतनी बाहरी परिस्थितियां उसे परेशान नहीं करती। वयसंधि की दहलीज में पहुंचा हुआ शेखर, वयसंधि आपको पता है एडोलेसेंस, बाल्यावस्था और यौवनावस्था का संधि काल। तो ऐसे में बच्चों में काफ़ी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है और बालक शेखर को लगता है कि सारी दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। और ऐसी अवस्था में उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियों का प्रवेश, सर्वप्रथम सरस्वती का प्रवेश, उसकी खुद की बहन सरस्वती, जिसके प्रति शेखर के मन में अपार प्यार, अपार श्रद्धा जग जाती है। उसे लगता है सरस्वती ही पूरी दुनिया में ऐसी एक व्यक्ति है जो उसे ठीक से समझ पाती है। और उसके बाद शेखर का पहला प्यार शारदा का प्रवेश। शारदा से जब उसकी मुलाकात होती है और शारदा के अभाव में उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे शारदा को पास पाकर उसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, इन सब का बखूबी चित्रण अज्ञे जी ने किया है। शारदा के बाद शशि का आगमन। तो इस प्रकार लड़कियों का शेखर की जिंदगी में, खास करके वयसंधि के समय, उनका आगमन और किस प्रकार मानसिक परिवर्तन बालक के मन में होता है, इसका बखूबी चित्रण अज्ञे जी ने शेखर एक जीवनी में किया है। और ताज्जुब की बात है कि ऐसी अवस्था में बालक को अपनी माँ के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, इतनी अधिक विरक्ति कि वो कह बैठता है आई हेट हर, आई हेट हर। माँ का बेटे के प्रति अविश्वास और इस अविश्वास को जानने के बाद बेटे का माँ के प्रति एकदम से हट जाना। वैसे साइकोलॉजी में कहा जाता है कि माँ बेटे का संबंध काफ़ी मधुर होता है, यहाँ तक कि बेटियों से ज़्यादा माँ को बेटे से ही लगाव होता है और ये कुछ हद तक सही भी है। लेकिन यहाँ हम पाते हैं बालक शेखर अपनी माँ से एकदम कट जाता है, यानी उसे ये लगता है कि जिसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है उसे मैं किसी हद तक अपनी ज़िंदगी में स्थान नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे अज्ञे जी ने उसे बखूबी शब्दबद्ध किया है। तो हमने देखा कैसे शेखर और शारदा के बीच प्यार का अंकुर होता है। दोनों के मन में ये भावना जगती है कि दोनों को आपस में कुछ आकर्षण है। लेकिन होता यूँ है कि समाचार आता है कि शेखर को तत्काल लाहौर जाना है क्योंकि परीक्षा की तारीख बदल गई है और उसे परीक्षा लिखने के लिए लाहौर जाना पड़ा। और लाहौर वो कहाँ पहुँचता है, कहाँ ठहरता है? अपनी मौसी के घर। जैसे ही किवाड़ खटखटाकर शेखर अंधकार में खड़ा प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आकर द्वार खोले, थोड़ी देर बाद उसे दिखा कि भीतर से एक दिए का प्रकाश द्वार की ओर आ रहा है। फिर किवाड़ चर्राए और सांकल खटकी, द्वार खुल गया। एक लड़की दिया हाथ में लिए एक और हटकर खड़ी थी। शेखर ने आंख भर उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ा ही आगे बढ़कर उसे लगा वह उस लड़की को पहचानता है। उसने रुककर बिना लौटे झेंपे हुए से स्वर में कहा, शशि। शशि ने दिए वाले हाथ के साथ दूसरा हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम। शेखर को एकाएक वह लोटे की लड़ाई का दृश्य याद आ गया जो उनका एकमात्र परिचय था। वह जल्दी से आगे बढ़कर ऊपर चला गया। शशि द्वार पर खड़ी रही। ये शशि जो है एक बार आई थी शेखर के घर जब बहुत छोटी थी, आपको याद होगा। तो शेखर और शशि के बीच झगड़ा हो गया था नहाते समय लोटे को लेकर। और उस समय शेखर की माँ ने कहा था ये तुम्हारी बहन है, तो शेखर एकदम विद्रोही हो गया। उसे लगा कि सरस्वती के अलावा कोई उसकी बहन हो ही नहीं सकती। शशि उसकी कजिन सिस्टर है।
तो उस हिसाब से शेखर की माँ ने कहा था कि ये तुम्हारी बहन है। अब देखो वहीं शशि के घर शेखर आया है। शेखर ने मौसी विद्यावती को और उनके पति देवनाथ को प्रणाम किया। अपना कमरा देखकर उसमें सामान इत्यादि खोला, किताबें सजाकर मेज पर रखी और पढ़ने बैठ गया। मौसी ने आकर कहा, कुछ आराम तो करते, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। शेखर ने शर्माते हुए कहा, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। मौसी चली गई। शेखर किताब सामने खोलकर सोचने लगा, उस दिन शारदा को क्या हुआ था, वह क्यों रोई थी। अब देखिए पढ़ने बैठा है, परीक्षा निकट है, लेकिन उसके मन में कई कई ख्याल आ रहे हैं, जैसे शारदा को लेकर। शारदा उस दिन रोई क्यों थी। तभी नीचे से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। शेखर चौंका, फिर किताब उठाकर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। शशि कितना हंसती है। शारदा और तरह हंसती थी। उस दिन जब परीक्षा की बात हुई थी, परीक्षा, पढ़ाई, ज्योमेट्री की किताब, शशि उससे इतनी छोटी तो नहीं है, तब क्यों प्रणाम करती है। उसके माथे पर लोटे की चोट का निशान होगा। ये देखिए पढ़ने बैठा है, लेकिन इसके मन में कभी शारदा, कभी शशि, और बचपन में उसने शशि के माथे पर लोटे से मारा था। अब उसके मन में ये चिंता आ रही है कि उसके माथे पर लोटे का वो निशान है या नहीं। शारदा इस समय क्या करती होगी। शारदा पढ़ती होगी, पढ़ाई, ज्योमेट्री की किताब, परीक्षा। शशि ने आकर कहा, भाई जी, माँ रोटी खाने को बुलाती हैं। शेखर सोचने लगा, यदि शशि उसे भाई जी न कहकर शेखर कहे तो हर्ज है, वह उससे बहुत बड़ा नहीं। प्रकट बोला, चलिए मैं अभी आया। उसे नहीं समझ आया कि शशि किस प्रसंग में कह रही है। मैं आपसे बड़ी थोड़े ही हूँ। शशि चली गई। शेखर फिर ज्योमेट्री की किताब की ओर देखने लगा। शेखर दिन में 16-16 घंटे पढ़ता था और तब उठता था जबकि उसका मस्तिष्क बिल्कुल थक जाता था, काम से जवाब दे देता था। फिर भी चारपाई पर लेटे ही उसका मस्तिष्क इतने विचारों से, चित्रों से भर जाता था, इतनी जिज्ञासाएं उसके मन में जाग उठती थी। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वह कुछ पागल सी, उसकी आंखें भी भैंगी थी और आसपास के लड़के उसे आती जाती देखते तो एक स्वर में पुकार उठते, सुमित्री, कानी, तीतरी। शेखर यह सुनकर या उसे देखकर एकाएक हंस उठता था, पर जाने क्यों वह और किसी की परवाह नहीं करती थी। शेखर को हंसता देखकर उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ जाते थे। एक दो बार यह देखकर शेखर ने हंसना छोड़ दिया था। तब सावित्री उसे कहीं बैठा या पढ़ता देखकर उसके पास चली आती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। कोई और आ जाता तो भाग जाती, नहीं तो लगातार घंटा भर भी खड़ी रहती। शेखर उसे कभी बुलाता भी नहीं, वह भी कभी नहीं बोलती, केवल शेखर को पढ़ते देखती रहती। धीरे धीरे शेखर उसके वहाँ होने का अभ्यस्त हो गया, बल्कि उसकी प्रतीक्षा भी करने लगा। पढ़ते समय यदि वह न होती, शेखर का ध्यान पढ़ने में न लगता। वह उसकी प्रतीक्षा करता और सोचता रहता, वह क्यों नहीं आई अभी तक। अब देखिए एडोलसेंस में ये होता है ना, पढ़ाई में ध्यान एक तरफ और दूसरी तरफ इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस। बीच बीच में कभी उसे शारदा का ध्यान आ जाता, वह अपने को कोसने लगता, क्यों मैं और किसी की कल्पना भी करता हूँ। मैं शारदा को प्यार करता हूँ और दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। तब वह दांत पीस कर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा करता था। अब देखिए शारदा से दूर है ये, देखिए अब ये शारदा से थोड़ा दूर है तो उसका ध्यान दूसरी लड़कियों को और भी जा रहा है। अब देखिए ये शारदा से कुछ दूर है, लाहौर में है, परीक्षा देने आया है। अब उसका ध्यान दूसरी लड़कियों की ओर भी जाने लगा है और जाने अनजाने उसके मन में ये गिल्ट फीलिंग होता है कि मैं तो शारदा से प्यार करता हूँ, तो मेरा ध्यान दूसरी ओर क्यों जा रहा है। शशि दोनों समय उसकी रोटी लाती। सब लोग चौके में खाते थे, वह कमरे में खाता था और रोटी खिलाने का काम शशि के सुपुर्द किया गया था।
शशि उससे कभी पूछती नहीं कि खाना ले आऊं। जब समय हो जाता या जब वह उचित समझती तब खाना लाकर शेखर की मेज पर से किताबें एक और हटाकर रख देती और कुछ दूर पर खड़ी रहती। शेखर कोशिश करता कि उसकी उपस्थिति को भूल जाए, पढ़ता रहे, पर कुछ ही देर बाद किताब बंद करके चुपचाप खाने लगता। जो चीज़ कम हो जाती शशि स्वयं ला देती। उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके इनकार करने का भी कुछ असर नहीं होता। शशि को चीज़ जितनी देनी होती दे जाती। वह चाहे लाख रोकता रहे, पर बोलती वह कभी नहीं थी। कभी शेखर बात करने के लिए कह देता, बहन जी अमुक चीज़ ला दीजिए, तो वह चुपचाप ही आज्ञा का पालन कर देती, हाँ ना कभी न करती। यह भी शेखर की पढ़ाई में विघ्न डालने लगा। वह इसी को लेकर सोचता रहता है कि क्यों, कब, कैसे, क्या, और भूल जाता कि उसे पढ़ाई करनी है। एक दिन तंग आकर उसने मौसी के पास नालिश की, मौसी बहन हमसे बोलती नहीं है, इन्हें कहिए बोला करें। मौसी ने हंस दिया, लेकिन उस दिन शाम को जब शेखर खाना खा रहा था तब शशि ने कहा, मैंने आपकी शिकायत की है, और बाहर चली गई। उसके बाद शेखर को स्वयं दाल रोटी इत्यादि मांगनी पड़ी। दूसरे दिन उसने कहा, मैं भी चौके में भोजन करूँगा। वह चौके में गया तो मौसी ने कहा, शेखर शशि कहती है कि तुम उसे बहन जी मत कहा करो, वह तुमसे छोटी है। लेकिन मुझसे तो वह बोलती ही नहीं। इसीलिए नहीं बोलती, कहकर मौसी हंसने लगी। शेखर बोला, तो हमें पहले ही बता देती। लेकिन उसके बाद उसे जब भी मौका मिलता वह शशि के पास से जाते हुए खामखा कह देता, बहन जी, और वह भी कभी नहीं बोलती। इस प्रकार जब शेखर सावित्री की प्रतीक्षा न कर रहा होता तब इस ताक में होता कि शशि उसके पास आए और वह उसे चिढ़ा सके। उसे नहीं जान पड़ता कि पढ़ाई के समय का कितना अंश पढ़ने में बीतता है और कितना इन प्रतीक्षाओं में। और कभी शारदा का ध्यान ना आता तो वह अनुताप और क्रोध से जल उठता कि क्यों उसने अपने समय का एक क्षण भी शारदा के अतिरिक्त किसी को दिया है। इसी प्रकार उसकी पढ़ाई होती रही और परीक्षा भी हो गई। शेखर जब लौटने लगा तब उसने सबसे विदा मांगी, केवल शशि से नहीं मांगी। मांग ही नहीं सका, क्योंकि अभी उसने आरंभ किया, बहन जी, तभी शशि वहाँ से चली गई। पर स्टेशन पर वह उसे छोड़ने आई। जब वह गाड़ी पर बैठ गया, सब लोगों को प्रणाम नमस्कार कर चुका, तब शशि ने पास आकर हाथों की अंगुलियां मात्र जोड़कर अधूरा सा प्रणाम करते हुए कहा, अब भी आप बहन जी कहेंगे? शेखर जैसे भर आया। उसने जल्दी से कहा, शशि। गाड़ी चल पड़ी। शेखर ने देखा शशि के मुख पर मधुर सी मुस्कुराहट है। तब उसने एकाएक पुकार कर कहा, बहन जी। उतनी दूर से वह शशि की आकृति नहीं देख सका, यद्यपि शशि ने उसकी आवाज़ सुनी ज़रूर। लेकिन जब गाड़ी स्टेशन से निकल गई, शेखर सावित्री, शशि, मौसी, पढ़ाई, परीक्षाफल सब कुछ भूल गया। एक ही बात उसके मन में रह गई कि वह दक्षिण लौट रहा है और दक्षिण में शारदा है। यह बात उसके शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा में इस प्रकार छा गई कि उस भौतिक संसार का उसे ज्ञान ही ना रहा। अब देखिए, ये एडोलेसेंस में ये स्वाभाविक है कि एक तरफ उसके मन में शारदा के प्रति काफ़ी प्रेम है, काफ़ी लगाव है, वो शारदा को ही अपना प्यार मानता है, लेकिन दूसरी तरफ वो डिस्ट्रैक्ट भी होता है, इन्फैक्चुएशन होता है, वो दूसरी लड़कियों की ओर भी आकर्षित होता है। घर पहुंचकर किसी तरह उसने वह पहला दिन घर में बिताया। दूसरे दिन सवेरे ही उठकर घूमने निकला। वह वृक्ष पर गया, वहाँ वह नहीं थी। कौन नहीं थी? शारदा नहीं थी। कोई कारण भी नहीं था कि हो। तब वह अपने पहाड़ की चोटी पर गया। वहाँ से सामने यूकेलिप्टस के पेड़ों का वह कुंज तो दिखता था, लेकिन उसके ऊपर से गरुड़ नीड की चिमनी से उठे हुए धुएं का स्तंभ नहीं दिख रहा था। शेखर उतरकर भागता हुआ कुंज की ओर चला। गरुड़ नीड के पास पहुंचकर उसने देखा
वहाँ बड़ी घनी शांति है। ये गरुड़ नीड क्या है? शारदा के बंगला का जो घर का नाम है। कहीं कोई नहीं है, लेकिन जब शेखर वापस आता है लाहौर से, पहले दिन तो जैसे तैसे घर गुजार लेता है, दूसरे दिन निकलता है शारदा की खोज में। लेकिन वहाँ क्या पाता है? घर में ताला लगा हुआ है। शीशे में से झांक कर देखा, कहीं सामान इत्यादि भी नहीं पड़ा है। मकान बिल्कुल खाली है। वहाँ भी वह नहीं थी। शेखर सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठा तब वय संधि का ज्वार समाप्त हो गया था। अब देखिए कैसे अंग्रेजी इसे शब्दबद्ध करते हैं। वय संधि का ज्वार पड़ा था लड़के को। शारदा से एक होना चाहता था, शारदा को देखना चाहता था, शारदा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन जब वापस आता है लाहौर से तो पाता है कि शारदा है ही नहीं। उसका पूरा परिवार वहाँ से शिफ्ट हो गया है। और देखिए जब उसे पता चलता है कि अब शारदा है ही नहीं वहाँ, तो उसका वय संधि का ज्वार मानो समाप्त हो जाता है। रसोई के साथ वाले कमरे में अकेला बैठा हुआ शेखर भोजन कर रहा है। रसोई घर में माँ बैठी रोटी कर रही है। शेखर के हाथ और मुंह तो खाने की क्रिया में सहयोगी हैं, पर उसका मन वहाँ नहीं है। वह कहीं भी है इसका निश्चय नहीं है। रोटी खत्म होती है तो शेखर को ध्यान नहीं रहता। माँ रसोई से आवाज़ देती है, रोटी ले आओ, तो जाकर ले आता है। अब देखिए वो काफ़ी एब्सेंट माइंडेड रहने लगा। भोजन कर रहा है, माँ रोटी के लिए पूछ रही है, लेकिन उसके मन में तो शारदा का अभाव खटक रहा है। हाथ में गुलाबी रंग के 2-3 कागज़ लेकर शेखर के पिता शेखर के पास से होकर रसोई घर में चले गए। उनकी आकृति से शेखर को जान पड़ा कि कोई असाधारण समाचार है, और रोटी चबाना भूलकर अनमना सा बैठकर सुनने लगा कि क्या बात होती है। ईश्वर दत्त का पता मिला है। वह मुंबई में है। वहाँ पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ उसने कॉलेज का पता तो दिया है, पर पिता का नाम झूठ बताया था। कॉलेज में कुछ जांच हुई थी, वहीं से तार आया है। अब देखिए शेखर वहाँ पास में ही, रसोई के पास में ही बैठकर खाना खा रहा है, और उसके माता पिता के बीच उसके भाई को लेकर चर्चा हो रही है। ईश्वर दत्त जो है वो कॉलेज से लापता था, तो अभी खबर मिली है कि वो मुंबई में है, और पता चला है कि वह पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। और उसने कॉलेज में जो पता दिया उसमें पता तो ठीक बताया, लेकिन पिता का नाम झूठ बताया। थोड़ी देर मौन रहता है। शेखर समझता है बात समाप्त हो गई, पर फिर माँ भी बोलती है, अब की बार वह लौट कर आए तो उसकी शादी करा दो। अब देखिए ईश्वर दत्त की शादी की बात माँ चलाती है, तो पिता कहते हैं शादी से क्या होगा। फिर थोड़ा सा चुप, फिर कहती हैं, ऐसे जैसे किसी और ही विषय की बात हो। अजीब लड़का है, भला ऐसे का कोई विश्वास करे। पिता एक धीमा, कुछ अनिश्चित, कुछ विचार भरा एक ही अक्षर कहते हैं। फिर एक मौन अभिप्राय से भरा हुआ है। फिर माँ कहती हैं, और सच पूछो तो। एकाएक उनका स्वर बहुत धीमा हो जाता है, पर इतना नहीं कि शेखर न सुन सके। सच पूछो तो मुझे इसका भी विश्वास नहीं है। इसका यानी कि शेखर की ओर इंगित करके शेखर की माँ धीमे आवाज़ में अपने पति से कहती है, सच पूछो तो मुझे इसका भी विश्वास नहीं है। अब देखिए ईश्वर दत्त ने विश्वासघात किया, खुद अपने पिता का नाम गलत बताया। अब माँ उस संदर्भ को लेकर कहती है कि मुझे इस पर भी विश्वास नहीं है। शेखर का मुंह खुला रह जाता है, आंखें फट सी जाती हैं, दुनिया भूल जाती है। वह कहीं बहुत ऊपर से गिरता है। एक धधकती हुई नेत्रहीन अनुभूति से दीवार को भेद कर वह देखता है। माँ की मुख मुद्रा, उनकी आँखों का एकाएक थम गया सा भाव, और शेखर की ओर इंगित किया हुआ अंगूठा। इसका शेखर ने उसे देखा नहीं। एक नेत्रहीन, कर्णहीन, मनहीन अनुभूति से उसे सोखा सा गया विष को। इसका यानी कि शेखर को इस बात का दुख लगा कि माँ ने उसका नाम तक नहीं लिया इसका कहकर। ऐसे वो कोई पर्सन है ही नहीं, उसकी कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं।
उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। उस पर विश्वास न करने की बात कही जा रही है और खुद उसकी माँ ये कह रही है। वह लड़खड़ाता सा उठा और उस कमरे से बाहर चल दिया। हाथ धोने को रसोई घर की ओर नहीं गया। पीछे माँ ने पूछा, रोटी लेगा? और उत्तर न पाकर झुंझला कर कहा, यह मुआ मुझे बहुत सताता है, इसके ढंग समझ ही नहीं आते। पिता मुआ शब्द के प्रयोग का क्षीण विरोध करने लगी। यह सब शेखर ने मानो द्वैतीयक चेतना से सुना। इसके बाद उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक अंधकार सा छा गया। इसका, उसको सबसे ज़्यादा दुख इस बात में लगा कि माँ ने उसे इसका कहकर पुकारा। इस एक शब्द ने उस जड़ता को तोड़ दिया जो शारदा के जाने से शेखर पर कब्जा कर बैठी थी। पर उसे कहाँ ले जा फेंका, कहाँ गिरा दिया, उसके भीतर उसके जीवन में क्या कुछ तोड़ दिया। जिधर वह देखता, एक कुछ अपना अंगूठा उसकी ओर दिखाकर कहता, इसका इसका इसका। अब देखिए, वो लड़का परेशान था। माता पिता तो जानते नहीं है बच्चों के मन में क्या क्या हो रहा है। लड़का शारदा को लेकर परेशान था क्योंकि शारदा की पूरी फैमिली वहाँ से चली गई थी और कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया था ही नहीं। तो एक तरफ वो शारदा को लेकर परेशान था, दूसरी तरफ माँ का इस प्रकार कहना। अब एक दुख से ज़्यादा बड़ा दुख और गहरा चोट माँ ने पहुँचाया, तो पहला दुख थोड़ा कम हुआ। रात हो गई। शेखर उस समय से अपने कमरे में बैठा है, बिल्कुल पाषाण सा। उसने कुछ खाया पिया नहीं और इसके लिए गालियाँ सुनी जो उसे छू नहीं गई, यद्यपि वे बहुत जली कटी और आंसुओं का भार लिए हुए थी। पिता डांट डपट कर चले गए। माँ भी कह सुनकर रो पीट झींप कर चुप हो गई। सब सो गए। शेखर ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर बैठा सुलगने लगा। उसके भीतर वह अथक भाव, जो पता नहीं क्रोध था या ग्लानि या घृणा या क्या, इतना उग्र था कि विचारों में नहीं बंधता था। अब देखिए, माँ का इस प्रकार जिक्र करना कि मैं तो सच कहूँ तो इसका भी विश्वास नहीं करती। ये बच्चे के मन में क्रोध, ग्लानि, घृणा, पता नहीं क्या क्या विचार उसके मन में उठने लगे, पता नहीं कितने कितने विकार उसके मन में उठने लगे। उसका समूचा शरीर ही एक साथ खिंच रहा था और कुचला जा रहा था। उस भावना की अनुभूति ही इतनी व्यापिनी और स्तिमित कर देने वाली थी कि उसने किसी प्रकार की भी इच्छा के लिए स्थान नहीं छोड़ा। अब देखिए, माता पिता ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार का एक डायलॉग बच्चे के मन में इतनी गहरी चोट पहुंचा सकती है। अक्सर ये होता है परिवारों में, स्कूलों में अक्सर ये होता है, परिवारों में होता है, स्कूलों में होता है, पब्लिक प्लेस में होता है। बच्चों को जब डांटते हैं हम, तो ये बच्चे इसे किस एंगल से लेते हैं, कितनी तीव्र रूप से उन्हें वेदना होती है, ये बुजुर्ग लोग सोचते नहीं हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। माँ ने यूं ही एक रिमार्क कह दिया कि मैं तो सच कहूँ तो इसका भी विश्वास नहीं करती। लेकिन लड़के के मन में घृणा, ग्लानि, क्रोध सब कुछ एक साथ उभर कर आने लगा। तो शेखर ने क्या किया, अंधकार में ही उठा और मेज़ के खाने का ताला खोलकर एक कॉपी निकालकर अंधेरे में ही लिखने बैठ गया। और वो क्या लिखता है, और वो कौन सी किताब है, वो शेखर की डायरी थी। उस वर्ष में उस पर किए गए अन्यायों और अत्याचारों का इतिहास, और 2-3 महीनों में कितना अत्याचार किया जा सकता है। अब देखिए, जो जो अत्याचार उसे लगता है कि समाज ने, परिवार ने उस पर किया है, ये अपनी एक डायरी में लिखता जाता था शेखर। जब रात समाप्त हुई तब शेखर बहुत देर से लिखना समाप्त कर चुका था और अंधेरे को फाड़ कर देखता रहा था। सोया नहीं था और लिखे हुए में से एक वाक्य घूम घूम कर मरुभूमि में गर्म आंधी की तरह हू हू करता हुआ उसके सिर में गूंज रहा था। बेटर टू बी ए डॉग, ए पिग, ए रैट, ए स्टिंकिंग वर्म देन टू बी ए मैन whom no one trust। देखिए,
आप चाहे कुत्ता हो या फिर चूहा बन जाए या फिर कोई कीट बन जाए, कीड़ा मकोड़ा बन जाए, वो बेहतर है। किससे बेहतर है? कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जिस पर कोई विश्वास ही ना करे। देखिए, छोटा सा लड़का है तो शेखर में अहम की जो भावना है कितना प्रबल है। बाल्यकाल से ही छोटे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अविश्वसनीय होने से तो अच्छा है कि कुत्ता बन जाए, आप चूहा बन जाए या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा ही बन जाए। आई हेट हर वो लिखता है। और फिर जब अभी कोई नहीं उठा था, उसने कपड़े पहने और अपने कमरे की खिड़की के रास्ते बाहर कूदकर किसी और को चल पड़ा। सूर्योदय तक शेखर 7-8 मील चला आया था। एक बड़े से बाग में एक कीच भरे पोखरे के पास वह बैठ गया था। उसने बहुत कुछ सोच डाला था। स्त्री हत्या से लेकर आत्महत्या तक सभी प्रकार के साधनों पर विचार कर चुका था। अब देखिए, उस एक रात को ये छोटा सा बालक क्या क्या सोचता है। स्त्री हत्या से लेकर आत्महत्या तक सोचता है। और वह जेब से कागज पेंसिल निकालता है और एक प्रतिज्ञा लिखने लगता है। माँ का कोई काम नहीं करूँगा जिसमें कि उसे बाध्य होकर भी मेरा रत्ती भर भी विश्वास करना पड़े। उससे बोलूँगा ही नहीं। कभी कोई पूछेगा तो कहूँगा वह मेरी माँ ही नहीं है। और एकाएक स्वयं उसके बिना जाने ही उसमें एक परिवर्तन होता है। उसके शरीर पर कुछ छा जाता है, रंग की तरह, लाल रंग की तरह, जैसे सूर्य की किरणें एकाएक शीशे में से छन कर आने लगी हो। वह उस प्रतिज्ञा पत्र को फाड़ कर गीली नरम भूमि पर पटक देता है और अपने बड़े बड़े बूटों से कुचलता है, कूटता है। मैं क्यों हार मानूं? कोई विश्वास नहीं करता, ना करे। मैं योग्य हूँ, योग्य बनूंगा, रहूँगा। और इस चोट को चुपचाप सहूँगा, इस अपमान को पीऊँगा और दिखने नहीं दूंगा। और सारे संसार का विश्वास और आदर पाकर उसे माँ के मुंह पर पटक दूंगा और कहूँगा, यह देख, मैं इसे ठुकराता हूँ। अपनी विकसित होती हुई आत्मा में एक आग और छिपाकर एक प्रशांत विद्रोही बनकर शेखर घर लौट आया।